नेतृत्व के संकट में कांग्रेस को उलझी देख शरद पवार के पीएम बनने के अरमान एक बार फिर से जाग उठे हैं। बात यूपीए के चेयरमैन पद से शुरू हुई, लेकिन पवार का इरादा कुछ और है। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर पवार अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी, दोनों मिलकर कांग्रेस पर फिलहाल पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का दबाव डाल रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर शरद पवार का पक्ष लेते हुए कहा कि छोटे राजनीतिक कद के नेताओं ने शरद पवार को शीर्ष पर जाने से रोका। जाहिर है, छोटे कद से उनका मतलब सोनिया गांधी से है, जो न सिर्फ लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं, बल्कि यूपीए की चेयरपर्सन भी। कांग्रेस के पूर्व नेता शरद पवार ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया था। राउत ने कहा कि पवार की योग्यता और उनके गुण राजनीतिक यात्रा में एक अवरोध बन गए। उन्होंने कहा कि छोटे कद के नेताओं को उनसे डर था और इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे शीर्ष पर न पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस में चुनाव हुए होते तो 80% वोट पवार के पास ही होते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव हुए होते तो 80% वोट पवार के पास होते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पवार को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए था। आज वे 80 वर्ष के हैं, लेकिन वे ऐसे नेता हैं जिनके लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कांग्रेस के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि राजनीतिक दलों का सफाया नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक समय में भाजपा के केवल 2 सांसद थे। उन अटकलों पर पवार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष बन सकते हैं। राउत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र का कोई नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रमुख बन जाता है तो हमें खुशी होगी। यूपीए के चेयरमैन को लेकर मचे घमासान में अब एनसीपी भी कूद आई है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कांग्रेस नीत यूपीए की असफलता का एक चिट्ठा फिर से हवा में लहरा दिया है। नवाब मलिक ने पवार के एक पुराने बयान को दोहराया और फिर बताया क्यों यूपीए लोगों से नहीं जुड़ पा रहा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है। इस सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन के बड़े सहयोगी दल हैं। इन दलों के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि 2014 में पवार जी ने बताया था यूपीए के असफल होने का कारण उसके नेता हैं जो अपने मत अंग्रेजी में रखते हैं। अंग्रेजी में मत रखने की वजह से ये बात कुछ लोग ही समझ पाते हैं। हिंदी में कोई बातचीत ही नहीं थी। खैर, अब ये बात पुरानी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। शरद पवार हिंदी बोलते हैं और बकौल संजय राउत पीएम बनने की तमाम योग्यताएं रखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में शरद पवार का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। शरद पवार ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पीएम बनने के लिए अपने दम पर कम से कम 200 सांसदों को चुनाव में जितवाना पड़ता है। जहां तक एनसीपी और उद्धव ठाकरे की बात है तो दोनों की मिलीजुली ताकत दर्जन 1.5 दर्जन से अधिक सांसदों को लोकसभा में भेजने की नहीं है। और महाराष्ट्र की सीमाओं के बाहर न तो शरद पवार की कोई हैसियत है और न ही उद्धव ठाकरे की। जोड़ तोड़ और गठजोड़ का कोई भी गणित शरद पवार को उस परम पद तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अब शरद पवार उम्र के 80वें साल में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो ये सपने ही हैं और सपनों का क्या। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल में बैठकर संविधान को अपनी मर्जी से हाँक रही ममता बनर्जी के सारे कसबल ढीले पड़ गए। अमित शाह ने एक दांव से ममता बनर्जी का पूरा सियासी समीकरण ध्वस्त कर दिया। केंद्र सरकार ने एक नियम के सहारे ममता बनर्जी की अकड़ ढीली कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अफसरों को भेजे गए समन को ममता सरकार की ओर से इसे अंगूठा दिखाने के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए। ममता सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों को सवाल जवाब के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने से इनकार कर दिया तो केंद्र ने भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर 3 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की जगह ही बदल डाली। अब वो पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बल्कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को अपनी अपनी सेवाएं देंगे। भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 कहती है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार की असहमति होने पर संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार का निर्णय मानना होगा। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जिन 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए बुलाया गया है उनके पास आदेश मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें कार्यमुक्त करने के लिए बाध्य है। प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुसार किसी अधिकारी को राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के लिए या केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या संघ आदि में प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की असहमति होने पर
मामले पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी और राज्य सरकार को उस निर्णय को लागू करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों की ओर से हमले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को 14 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस समन को रद्दी की टोकरी में डालते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नई दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा, उन्हें 14 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी से दूर होने का निर्देश दिया गया है। इससे साफ संकेत है कि वह राज्य सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। जेपी नड्डा के काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य पूरी गंभीरता के साथ मुद्दे का समाधान कर रहा है। उन्होंने 2 पन्ने के अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई जा रही है और यह तैयार की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आपसे ये अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी के बिना बैठकें करें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किए जाने पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हमला बोला था। टीएमसी ने कहा कि भगवा दल ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जहां केंद्र सरकार राज्य से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सके। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय और कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि नड्डा के काफिले में अपराधी और गुंडे थे और हिंसा भड़काने के गलत इरादे से उनके पास हथियार थे। अफसरों को दिल्ली भेजने के बजाय आरोप लगाने में जुटी ममता बनर्जी और टीएमसी को जवाब में केंद्र सरकार के द्वारा नियमों की ऐसी गुगली फेंकी गई कि ममता बनर्जी क्लीन बोल्ड हो गईं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में फंसकर सऊदी अरब में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करना भारतीय मूल के लोगों को काफी भारी पड़ गया। सऊदी अरब की सरकार ने उन तमाम लोगों को वापस भारत भेज दिया है जो सीएए के खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों ने दिल्ली के शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन से प्रेरित होकर सऊदी अरब में भी सड़क पर उतरकर सीएए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। अब सऊदी अरब ने इन सभी को अपने देश से निकालकर बाहर करने का फैसला किया। सऊदी अरब की दूसरी वाणिज्यिक राजधानी माने जाने वाली जेद्दाह में प्लाकार्ड्स लेकर मोदी सरकार और सीएए के खिलाफ इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। इन सभी ने दिल्ली में इस कानून को लेकर उपद्रव कर रहे लोगों से सहमति जताते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद से ही इनके सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। सऊदी की सरकार ने इनमें से कईयों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इन पर सऊदी अरब के नियम कायदों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। साथ ही उन पर अवैध तरीके से भीड़ जुटाने का भी आरोप लगाया गया। इनमें से कईयों को वापस भारत भेजा जा चुका है। असल में खाड़ी मुल्कों में विरोध प्रदर्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। घेराव या भीड़ जुटाकर नारेबाजी करने को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कुछ युवा प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो इन नियम कायदों से अनजान थे। कई प्रदर्शनकारियों पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब और भारत ने एक रणनीतिक पार्टनरशिप के लिए कदम बढ़ाया था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तब नई दिल्ली आए थे और यहीं सुरक्षा के मसलों पर साझेदारी की नई रणनीति बनी। उधर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने रियाद में मौजूद दूतावास और जेद्दाह से स्थित वाणिज्यिक दूतावास में 27 अक्टूबर को कश्मीर बैकडे योजना की बात खारिज कर दी। इससे पाकिस्तान को गहरा झटका लगा। सऊदी अरब ने FATF पर भी पाकिस्तान के विरोध में वोट किया है, जिसके चलते पाकिस्तान ग्रे सूची में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा परिवार के दरबारियों से एक तरफ खुद कांग्रेस के कई बड़े नेता परेशान हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार जैसे सहयोगी। कांग्रेस के नेता इसलिए परेशान हैं कि पार्टी में उनके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। पार्टी गर्त में डूबती जा रही है। शरद पवार इसलिए परेशान हैं, आखिर इसी सोनिया दरबार में उन्हें पीएम नहीं बनने दिया। लेकिन मौके की तलाश में घात लगाए बैठे शरद पवार को ये लगने लगा कि अब मौका उनके पास है, इसलिए पहले राहुल गांधी पर हमला किया, फिर यूपीए चेयरमैन बनने का सुर्रा छोड़ दिया। अब उनके चेले चपाटे उनको पीएम पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बताने में जुट गए हैं। असल में पूरी तैयारी 2023 में होने वाले लोकसभा चुनावों की है।
जिसमें कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट जाहिर तौर पर राहुल गांधी हैं। अब पवार की कोशिश राहुल गांधी को पीछे छोड़कर वहां तक पहुंचने की है और इसी वजह से एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि पार्टी प्रमुख शरद पवार 1990 के दशक में जब कांग्रेस में थे, उस दौरान उनके खिलाफ दरबारी राजनीति के कारण वह 2 मौकों पर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। पटेल ने पवार के 80वें जन्मदिन के मौके पर कहा कि ये अधूरा सपना पूरा हो सकता है। पटेल ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित अपने आलेख में कहा कि पवार ने बहुत कम समय में कांग्रेस में अग्रिम पंक्ति के नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। वह 1991 और 1996 में प्रधानमंत्री की भूमिका के लिए निश्चित रूप से स्वाभाविक उम्मीदवार थे, लेकिन दिल्ली की दरबारी राजनीति में इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश की। निश्चित रूप से यह न केवल उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति थी, बल्कि उससे भी ज्यादा पार्टी और देश के लिए क्षति थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के दरबार का एक तबका प्रभावशाली नेताओं को कमजोर करने के लिए राज्य इकाइयों में विद्रोहों को बढ़ावा देता था। इस लेख के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि पवार 2 मौकों पर प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, बनते बनते रह गए। अब अगर पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा होता है तो हमारा अधूरा सपना पूरा हो सकता है। वह पवार के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बोल रहे थे। एनसीपी महासचिव ने कहा कि उन्होंने लेख में जो लिखा है वह हमने तब देखा था जब हम कांग्रेस के साथ थे। संपर्क किए जाने पर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पवार वर्ष 1986 में कांग्रेस में फिर से शामिल हुए थे और दिल्ली में उनकी छवि यह थी कि वह एक निष्ठावान कांग्रेसी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पवार ने 1978 में भी पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया था। कांग्रेस नेता ने हालांकि पटेल के लेख पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पटेल ने अपने लेख में कहा कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मजबूत धारणा थी कि पवार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दरबारी राजनीति ने एक मजबूर नेता के विचार का विरोध किया और पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी का प्रमुख बनाने की योजना बनाई। राव बीमार थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। वह सेवानिवृत्त होकर हैदराबाद में रहने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें राजी किया गया और सिर्फ पवार की उम्मीदवारी का विरोध करने के लिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। शिवसेना नेता संजय राउत भी पवार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बता चुके हैं। संकेत साफ है कि एनसीपी और शिवसेना ये चाहती हैं कि कांग्रेस शरद पवार को न सिर्फ यूपीए का चेयरपर्सन बनाए, बल्कि यूपीए का पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।